तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 11वां अध्याय और उसका लास्ट भाग यानी कि 12वां। देखो 11वीं कक्षा है, 11वां अध्याय है, लेकिन भाग 12वां और उसके बाद में हमारा 12वां चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। कितना कोइंसिडेंट है ना नंबर्स का। 12वें भाग में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। चूंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जैसा कि मैं हमेशा हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के समय एक मतलब एक भाषण सा देती हूँ, आप ये समझ सकते हो ना, एक लेक्चर देती हूँ कि भाई ये सेल्फ एनालिसिस है। सेल्फ एनालिसिस है क्यों? क्योंकि चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब हमने देखना है। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन समझाने के होते हैं वो ही समझाती हूँ, बाकी एज इट इज़ आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तभी जाकर के आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जो विसरण है, डिफ्यूजन है, कौन कौन सी ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था ताप, है ना, दाब, बहुत सारी चीज़ें हमने याद करी थी। तो वही चीज़ हमने इसमें बतानी है कि विसरण के समय और अणुओं की साइज, अणुओं का साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उस आधार पे भी डिफ्यूजन होगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोरीन्स क्या है, विसरण में ये क्या भूमिका निभाते हैं? याद हो तो पोरीन्स एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं भाई, हमने पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा था, है ना। पैसिव में अपन ने क्या पढ़ा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हमने बोला था सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण में हमारे पास पोरीन्स प्रोटीन थे जो कि बिना एटीपी यूज किए हुए मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं या फिर पारगम्यता दिखाते हैं किसको? झिल्ली में से किसी अणुओं को। तो पोरीन्स उसमें हेल्प करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक्वापोरिन का, जो वाटर मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने में हेल्प कर रहा था। आ गई बात समझ में पोरीन्स प्रोटीन की। अब देखो नेक्स्ट है, पादपों में सक्रिय परिवहन के दौरान प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? पादपों में सक्रिय परिवहन, तो मैं सबसे पहले देखो क्वेश्चन का जो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन तुमसे कहना क्या चाह रहा है। तुम्हें वो बात समझनी पड़ेगी और वो पूछना क्या चाह रहा है। इसने तुम्हें क्या कह दिया कि एक तो सक्रिय परिवहन है, फिर कह रहा है प्रोटीन पंप के द्वारा, है ना, प्रोटीन पंप यानी पंप के बारे में भी बता दिया। ये पूछ रहा है तुमसे कि क्या उसका रोल होता है, वो चीज़ हमें बतानी है। तो तुम्हें याद हो तो जब अपन ने पढ़े तो हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े थे, है ना, और हमने पढ़े थे लाइगेंड गेटेड चैनल पढ़े थे, वोल्टेज गेटेड चैनल पढ़े थे, है ना, कैरियर प्रोटीन्स पढ़े थे, पंप्स पढ़े थे। याद आ गया? वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव क्यों होता है? याद आ गई बात? हमने बोला कि ये जो हमारा शुद्ध जल विभव है ना, मतलब जो शुद्ध जल है उसका विभव जो है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है? ये मैंने तुम्हें जब ये टॉपिक पढ़ाया था यानी कि भाग 3 में, मुझे तो अच्छे से ये भी याद है कि भाग 3 में अपन ने ये चीज़ें पढ़ी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। जल यदि एकदम शुद्ध है और इसमें किसी भी अणु के मिलावट नहीं है, मतलब इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जल के अणु हैं, तो जल के अणु जितने होंगे उतना ही उसका जल विभव होगा। ये बात हमने करी थी। और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ऑलवेज 0 होता है। ये बात हम कर चुके हैं। आ गई बात समझ में इसका आंसर? नेक्स्ट देखो, ये अपने देखना है। जैसा मेरी बात सुनो, यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना बच्चों, तो पार्ट में जाओ, जो अपन वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पार्ट में जाओ, जो तुमने यदि नोट्स बनाए हैं, है ना, उस नोट्स को देखो, फिर उसका आंसर करो। ये तुम्हें ये स्लाइड भी देखने की जरूरत नहीं, सीरियसली आई एम टेलिंग टू यू कि तुम्हें एक बार भी स्लाइड भी देखने की जरूरत नहीं है, और यू मेक प्रीटी श्योर कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखो साई वाई, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। जो समझानी थी वो मैंने तुम्हें समझा दी। निम्न के बीच में अंतर स्पष्ट करो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना ये हमेशा आते ही आते हैं, मतलब 11th क्लास में तुमसे पूछा जाएगा, और अंतर तुम्हें आता है ना तो नीट के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हमेशा डिफरेंस वाले क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने की कोशिश करो। इससे क्या है, तुम्हें बारीक बारीक चीज़ें पता लग जाती है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसको तुम अच्छे से पढ़ा करो।
ठीक है, क्या क्या पूछा है, विसरण और परासरण। अब देखो विसरण डिफ्यूजन पूछा है और ऑस्मोसिस पूछा है अपन से, है ना। हमने देखना है यहाँ पर क्या रोल होगा सांद्रता का, सांद्रता कैसी है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों में क्या डिफरेंस है। परासरी दाब और परासरी विभव, देखो दोनों टर्म्स बहुत एकदम यूं लग रही है कोरिलेटेड, लेकिन डिफरेंस है। विसरण एवं अंतःशोषण, देखो विसरण तो हमने आना ही है, 2 बार विसरण के बारे में पूछ लिया है। पादपों में पानी के अवशोषण का एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ, ये भी हमने बहुत अच्छे से किया है। बिंदु स्राव एवं परिवहन, ये भी गटेशन के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा है। आ जाओ अपन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे, डोंट वरी। विसरण और परासरण में क्या डिफरेंस है। देखो विसरण जो है वो गति जो होती है हमेशा निष्क्रिय होती है। ये यदि कोशिका से जा रहा है तो हम विसरण हमेशा कम दूरी तक करते हैं, है ना। प्लांट में यदि किसी चीज को कम दूरी तक पहुंचाना है तो वो डिफ्यूजन के द्वारा जा सकता है, ये बात हमने करी थी। यदि अपन परासरण करें तो ये एक विभेदक या अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार जल का विसरण है, ठीक है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है बच्चों, यहाँ पर कोई हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं लगानी पड़ रही, कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर जो परासरण है वो स्वतः ही, मतलब वाटर का अपना एक पोटेंशियल होता है ना, अपना एक पावर होता है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला ही जाता है। एम आई राइट, ये समझ में आ गया। और विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, रासायनिक विभव या सांद्रता जो होगी वो निम्न रासायनिक विभव से संचालित होती है जब तक वो अधिक सांद्रता तक नहीं पहुंच जाए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। आप सोचोगे कि मैम एक एक लाइन बताए, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ, मैं रिपीटेशन नहीं देना चाह रही यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए ना। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, देखो इवेपोरेशन एक फिजिकल एक्टिविटी है, ये तो हमें भी पता है ना। फिजिकल एक्टिविटी क्यों है, जो अपन हीट करेंगे वाटर किस में बन जाएगा, वेपर्स में बन जाएगा, लेकिन ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्रिया है, एक्टिविटी है, जैविक क्रिया है। ये यहाँ पर पर्णरंध्र, जो हमारी पर्ण होती है उसमें स्टोमेटा होता है, वहां से वाटर जो है कैसा होती है, ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सतह से वाष्पित हो सकता है। कितना अच्छा डिफरेंस बताया, फाइन। फिर हम बोल रहे हैं वाष्पन दाब, विसरण दाब, परासरण दाब इत्यादि बहुत प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर किसी भी दाब की आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप टेम्परेचर दोगे, वाटर अपने आप हीट दोगे, जो वाटर है अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। इसके कारण पत्ती के चारों ओर नमी का वातावरण रहता है, ठीक है। यहाँ पर सूखापन करती है और झुलस जाती हैं। जितना ज़्यादा आप पानी को सोखोगे कैसा हो जाएगा, झुलस जाएगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाओ। परासरी दाब एवं परासरी विभव में अंतर देखना है। परासरण दाब हमेशा धनात्मक बार होता है, लेकिन जब परासरी विभव की बात करोगे तो हमेशा नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा। इसे मापा जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता। इसमें शुद्ध विलयन का परासरी दाब हमेशा कैसा होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पर सांद्रता बढ़ने से इसका नकारात्मक मूल्य बढ़ता है। हमने याद किया था विभव जो है यदि अपन जितना सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना वो नेगेटिव जाता जाएगा, ये हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट आ जाओ। विसरण एवं अंतः शोषण में अंतर देखना है हमने। विसरण हम अच्छे से कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अंतः शोषण देख लो। जल अणु के अवशोषण हेतु इनको एक एब्जॉर्बेंट की आवश्यकता होगी, जैसे शुष्क पादप पदार्थ है ना। इसमें पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन के बनाए अंतः शोषण होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पादपों में पानी के अवशोषण में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक बहुत ही अच्छे से किया था हमने। एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, देखो एपो यानी बाहर की तरफ, यानी बाहर से जल जा रहा है और कैप्सिडिन पट्टिका को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए उसको चैनल की आवश्यकता होगी और ये तेज गति से होगा। लेकिन यदि अपन सिम्प्लास्ट की बात करें तो ये अंदर से होता हुआ जा रहा है और ये धीमी गति से जा रहा है, क्योंकि अंदर के रास्ते तय करने पड़ रहे हैं और ये जो कैस्परी पट्टी है इसको तय कर सकता है। आ गई बात समझ में, आगे आप खुद पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए अपन बिंदु स्राव और परिवहन, यानी कि गटेशन क्या है। गटेशन तुम्हें याद है कि हमने मॉर्निंग है ना और रात के वक्त जो रंध्रों के ऊपर जो पानी की बूंद देखी थी उसको हमने गटेशन बोला था।
ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी माध्यम के द्वारा या बिना माध्यम के द्वारा अपन किसी भी अणुओं को पहुंचा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन है। नेक्स्ट आ जाओ, जल विभव का संक्षिप्त वर्णन करना है और कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं। जल विभव, विलय विभव और दाब विभव, यानी कि वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल में क्या संबंध है, और ये संबंध मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और एक एक चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। नहीं इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम कहाँ जाओगे, पार्ट नंबर 3 ऑफ 11th चैप्टर। ओके, ये अपन ने अच्छे से कर लिया था कि कौन सी अवस्था में कैसा होगा, कब हमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, कब नेगेटिव मिलेगा, प्रेशर हमें पॉजिटिव कैसे मिलता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली थी। आ गई बात समझ में, वही पूरा एज इट इज़ हमने यहाँ पर देखना है और ये संबंध तुमने खुद ने बताना है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तब क्या होता है जब शुद्ध जल के विलयन में पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाए, इस पे भी हमने काफ़ी अच्छी चर्चा करी थी, हाँ या ना। हमने बोला था यदि शुद्ध जल का विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हमेशा ग्रेटर हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेखांकित चित्र की सहायता से पौधों की जीव द्रव्य कुंचन की विधि का वर्णन देकर, उदाहरण देकर करें। और यदि पौधे की कोशिका को उच्च जल विभव के वाले विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। यहाँ पर अपन को बताना है कि कब कोशिका ढीली हो जाएगी, कब वो स्वस्थ हो जाएगी, है ना, और कब वो नॉर्मल शेप में रहेगी, यही हमने देखना है। और इसका पूरा डायग्राम हमारी बुक में भी दिया हुआ है NCERT के अंदर, ठीक है। पादप में जल एवं खनिज के अवशोषण में माइकोराइज जलीय या कवक मूल सहजीवन संबंध कितने सहायक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर अपन को बताना है कि कुछ जो होते हैं, जैसे जो कवक होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, मूल के साथ में अपना सहजीवन देते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट, ये तो सुना हुआ है। यानी कि अपन दोस्ती तभी करते हैं जब अपन को उससे लाभ हो रहा हो। मतलब वैसे अपन दोस्त नहीं है, फीलिंगफुली दोस्त नहीं है, लेकिन काम के लिए हम दोस्त रखते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में कवक भी होता है। कवक को क्या मिलता रहता है, देखो जैसे ये प्लांट है ना, और ये इसकी जड़ें हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई कवक आ गया। अब ये कवक क्या करेगा, जड़ों, जो मृदा है, मृदा से जो खनिज पोषक तत्व है, ये इस प्लांट को दे देगा। जैसे मान लो अमोनिया दे दी इसने, और जो प्लांट है ये ग्लूकोज बनाता है प्लांट, है ना। ये प्लांट क्या करेगा, इस कवक को मिनरल प्रोवाइड कराएगा या एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसके जीवन यापन करने के लिए। तो यही इसका सहजीवन होता है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पर आ जाओ। पादप में जल परिवहन हेतु मूल दाब का क्या रोल होता है। यानी कि अपन को दिखाना है मूल दाब। मूल दाब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, यदि वो मूल दाब का प्रेशर नहीं लगेगा तो जो नीचे से खनिज पोषक तत्व है वो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। ये अलग सा अपन ने टॉपिक पढ़ा हुआ भी है, जिसमें अपन ने गटेशन के बारे में भी बात करी थी। पादपों में जल परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल की व्याख्या करें और वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है और पादपों के लिए कौन उपयोगी है। आपको याद हो तो अपन ने जो कॉहसन मॉडल किया हुआ था, याद है, जिसमें मूल दाब वाली बात की गई थी, वही चीज़ इसके अंदर है कि किस तरीके से जो प्लांट है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट के जरिए ऊपर तक जाता है, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, मूल दाब एक क्रिएट करते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। पौधों में जाइलम रसारोहण के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। जाइलम के लिए कौन कौन से हैं, तो मैंने ससंजन बता दिया था, आसंजन, इसके अलावा पृष्ठ तनाव भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। ये तीनों इसके कारक हैं जो क्या करेगा, जाइलम तक आगे तक, मतलब लंबी दूरी तक यदि किसी भी चीज़ का परिवहन करना हो तो ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पादपों में खनिजों के अवशोषण के दौरान अंतस्त्वचा की आवश्यक भूमिका क्यों होती है। याद आ गया कैस्पेरिन की वाली पट्टी का, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या करना है।
जाइलम परिवहन एक दिशीय व फ्लोएम परिवहन द्विदिशीय होता है। व्याख्या कीजिए। ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब भी ये बात करी थी कि बहुत ज़रूरी है तुम्हें जानना कि वो एक यूनिडायरेक्शनल में जा रहा है और वो बाई डायरेक्शनल क्यों होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रक्षक द्वार कोशिका खुलने व बंद होने के क्या कारण है, यानी कि यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्टोमेटा का डायग्राम हमने बनाया था इस तरीके से, है ना, यहाँ पर ये बहुत पतली थी, ये थोड़ी सी मोटी भित्ति थी, यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था। क्यों ये ओपनिंग कर रहे हैं, ये क्यों क्लोज हो रहे हैं, और पोटेशियम एक मेन रीज़न है। पोटेशियम इनको एक्टिवेट करता है और इनको कंट्रोल करता है कि तुम ओपन हो और तुम क्लोज हो जाओ। डन। इस तरीके से आज हमने क्या देखा, हमने हमारे 11वें कक्षा के 11वें अध्याय के 12वें भाग के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखे हैं। आशा करती हूँ कि आप ये सारे प्रश्न खुद ब खुद कर सकें। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट के अकॉर्डिंग समझा चुकी हूँ। तो बच्चों ये सच में आपका खुद का कार्य होना चाहिए कि आपने ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराना। हमारा ये मेन मुद्दा यहाँ पर था कि हमें आपको क्वेश्चन समझाना होता है कि प्रश्न में आखिर क्या पूछा जा रहा है, आपको आंसर कैसे देना है, दैट्स इट। बाकी हम पूरे वीडियो में आपको सारा चीज़ें पढ़ा चुके होते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप अच्छे से कंटेंट को पढ़ें और क्वेश्चन के आंसर आराम से दे पाएँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।